ये ऑप्शन डिस्कस करने के बाद बच्चों को और गाइड करता है कि भाई पर्टिकुलर फील्ड में आप जाएंगे तो और बच्चों का इंटरेस्ट उसमें अगर मैच होता है तो फिर बच्चे उसके हिसाब से डिसीजंस लेते हैं और फिर वो पर्टिकुलर फील्ड में बच्चे जाते हैं। ये दो तरीके की चीजें अभी हो रही है। अब स्कूल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ और मैं 8 घंटे डेडिकेटेडली वहां पर बैठा हुआ हूँ एज अ करियर काउंसलर। तो आप मुझे बताइए, बच्चों के टेस्ट कंडक्ट करना है अगर मुझे, तो बच्चों की टेस्ट टेस्ट लेने की उम्र जो होती है 13 साल से ऊपर होती है। तो 13 साल के ऊपर के बच्चों का मैं टेस्ट लूंगा तो वो टेस्ट 2-4 दिन 5 दिन में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग भी अगर मैं उनकी करता हूँ तो 8-10 दिन 15 दिन के अंदर सारी इंडिविजुअल काउंसलिंग भी खत्म हो जाएंगी। फिर अब मेरा रोल क्या है? तो स्कूल के अंदर जो करियर काउंसलर का जो एक्चुअल रोल है वो ये है कि अगर सपोज मैं बच्चों को इनिशियल लेवल के ऊपर, अगर जैसा मैं 10वीं के बच्चों को करियर अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं, वही अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज का सेशन वही पीपीटी को इस्तेमाल कर कर अगर मैं 5th स्टैंडर्ड के बच्चों में जाऊं, तो क्या वो उसको हजम कर पाएंगे? जाहिर सी बात है वो उसको हजम नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके से हो सकता है कि एक टीम जो करियर काउंसलर है वो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करे साल भर की एक्टिविटीज, कि सपोज वो फील्ड विजिट करवाए। फील्ड विजिट से मेरी मुराद यह है कि सपोज अगर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे या 4th स्टैंडर्ड के बच्चे या 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे या अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों को या 2 स्टैंडर्ड के बच्चों को मिलाकर मैं अपॉइंटमेंट लेकर पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूं, और पुलिस स्टेशन में मैं वहां पर बाकायदा उनसे अपॉइंटमेंट लेकर स्कूल के बच्चों को वहां विजिट करवा रहा हूं और विजिट करवा रही हूँ। और विजिट करवाने के बाद में डिफरेंट डेजिग्नेशन जो होते हैं वहां वहां पर पुलिस पाटिल हो सकता है, वहां पर पुलिस का कांस्टेबल हो सकता है, हेड कांस्टेबल हो सकता है, वहां पर पीएसआई हो सकता है, वहां पर एपीआई हो सकता है, वहां पर पीआई हो सकता है, वहां पर डीएसपी हो सकता है, वहां पर एसपी हो सकता है। इस तरीके के डिफरेंट पोस्ट जो होते हैं मैं उनको डायरेक्टली दिखा दूं, उनसे मुलाकात करवा दूं। अब मुलाकात करवाने में क्या हो रहा है कि बच्चों को डेजिग्नेशन समझ में आ रहे हैं। अब बच्चों को डेजिग्नेशन समझ में आ रहे हैं तो बच्चों को क्वालिफिकेशन भी समझ में आएंगी। फिर बच्चे उन पर्टिकुलर एक एक जो ऑफिसर्स है उनका एक छोटा मोटा इंटरव्यू सुन ले कि मैं अगर कांस्टेबल हो तो कांस्टेबल के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन क्या थी, कांस्टेबल के लिए हाइट का रिक्वायरमेंट क्या था, चेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या था, फिजिकल एक्टिविटी का रिक्वायरमेंट क्या था, पीएसआई के लिए क्या रिक्वायरमेंट था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएसआई, पीआई, एपीआई और एसपी वगैरह, डीएसपी, कलेक्टर, कमिश्नर वगैरह में डिफरेंस क्या है। ये सारी बातें बच्चे को पता चल रही है। तो ये बच्चा जो है ना, मैं आपको इससे पहले भी कहा था कि बच्चे सुनकर नहीं सुनते हैं सीखते हैं, बच्चे देख कर सीखते हैं। कि जो बच्चे देखते हैं वो ज्यादा उनके दिमाग पर असरअंदाज होता है या उसका असर हमको दिखता है। तो इसकी वजह से एक अलग इमेज क्रिएट होती है। तो ये जो पार्ट है दैट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ अ करियर काउंसलर। ये रिविजिट की जिम्मेदारी लेना, ये विजिट को कंडक्ट करना और विजिट के बाद में बच्चों को इसके ऊपर असाइनमेंट देकर उनसे कंप्लीशन करवाना, तो ये बच्चों को पता चल गया। सिमिलरली मैंने दूसरी विजिट कंडक्ट किया कोर्ट में। कोर्ट में मैंने उनको कारकुन दिखाया या फिर मैंने उनको नोटरी दिखाया या फिर वो एडवोकेट दिखाया, उसके बाद में फिर वो जज दिखाया। जज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कोर्ट्स होते हैं, ये दिखाया। जज के एग्जाम्स किस तरीके से पास होते, ये प्रैक्टिकल चीजें देखी उन्होंने और इंपॉर्टेंस देखे कोर्ट में सामने रहकर कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है, वकील का कितना इंपॉर्टेंस है, सीनियर वकील का इंपॉर्टेंस कितना है, नोटरी का इंपॉर्टेंस कितना है, कारकुन क्या कर रहा है वहां पर, लिपिक क्या कर रहे हैं, क्लर्क क्या कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर क्या कर रहा है, ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, जज क्या कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हो सकती है ये हो सकती है, फिर हम उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि उनके इंटरव्यू की परमिशन अगर मिल जाती है तो वो अपनी जबान से बोल दे, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि भाई कौन सी चीज के लिए जुडिशरी का एग्जाम कौन सा होता है, एमपीएससी के एग्जाम के लिए कौन सी लॉ की पोस्ट होती है, कैसे रिक्रूटमेंट होता है। तो बच्चा जो है यहां से एक रोड मैप तैयार कर लेगा और आपसे फिर क्वेश्चंस करेगा। सिमिलरली हम लोग उनको मार्केट में ले जा सकते हैं, कोई आईटी फर्म में ले जा सकते हैं, किसी डॉक्टर से इंटरव्यू करवा सकते हैं, बीएमएस डॉक्टर से करा सकते हैं, बीएमएस डॉक्टर से करवा सकते हैं, या फिर किसी बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर दिखाकर वहां पर हम लोग डिफरेंट स्पेशलिटी वाले डॉक्टरों से उनको मुखातिब करवा सकते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन का डिफरेंस समझ में आएगा, उनकी कमाई में डिफरेंस समझ में आएगा, उनके ओहदे में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, उनके
पावर में, उनकी अथॉरिटी में क्या क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंसेस है, वो सारे डिफरेंसेस उनको समझ में आ जाए। ये सब चीजें हम लोग बच्चों पे इन्वाइव कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग मार्केट में उनकी बात करें, तो किसी दिन शेयर मार्केट की उनको शेयर करवा दे, डायरेक्टली तो जा नहीं सकते कि शेयर मार्केट एक ही सिटी में होता है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन उनको वहां पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करवा दे। इस तरीके से होता है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे फोटोज वगैरह अवेलेबल है डिफरेंट टाइप्स के, बीएससी एनएससी क्या होती है, उसमें क्या रोल होता है किसी का, सीए का रोल क्या होता है, सीए के पास में किसी किसी सीए से इंटरव्यू करवा दे, या सीए को हमारी स्कूल में बुलवा ले, किसी सीएस को हमारे स्कूल में बुलवा ले जो रिसेंटली एमपी एमपीएससी क्रैक किया है, यूपीएससी क्रैक किया है, या फिर कलेक्टर ऑफिस में हम लोग इंटरव्यू करवा दे, किसी कलेक्टर से हम अपॉइंटमेंट लेकर कलेक्टर का इंटरव्यू करवा ले, या फिर कलेक्टर का शॉर्ट वीडियो हम बच्चों को दिखा दे। तो ये सारे जो चीजें हैं ना, ये धीरे 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 बच्चे जो है ना इन सारी चीजों से अवेयर होंगे। जब इन सारी चीजों से अवेयर होगा, तो आप बताइए कि ये कितने दिन का प्रोसेस है। यास्मीन मैडम बताएंगे शायद बेहतर तरीके से, कितना दिन लग सकते हैं इसको। सर अगर इसको हमने एक पर्टिकुलर, आप जैसे बोल रहे हैं, अगर सारी चीजों पे नहीं, अगर एक ही इस पे फोकस किया गया बैंक में या पुलिस स्टेशन में, तो एक तो विजिट के लिए हम 1 वीक पकड़ सकते हैं। और उसके बाद बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देने के लिए उसको आके वापस उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने जो जो देखे, बच्चों की जो फीडबैक पहले हमको लेने पड़ेंगे क्या है। फीडबैक लेने के बाद हम उनको फिर एक्सप्लेन करेंगे कि आगे उसका क्या स्टडीज लगने वाली है, और उसके बाद फिर हम उनको प्रोजेक्ट देंगे। तो एटलीस्ट एक 5 to 6 वीक्स का पूरा प्रोसेस मेरे ख्याल से हो एग्जैक्टली जाएगा। व्हाट आई बच्चों एम को ट्राइंग टू उतना से एकेडमिक्स के बीच में उतना उतना 1 वीक का टाइम देना पड़ेगा। जी जी जी, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इट रिक्वायर्स सर्टेन टाइम पीरियड, एक बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड लगेगा। यही एक एक्चुअल में वर्क है एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड करियर काउंसलर्स का। अब वो डेडिकेटेड करियर काउंसलर जो इसको पूरा अपने एकेडमिक के साथ में इस तरीके से प्लान कर रहा है कि ये सारी चीजें हो जाए। अब इसके असरात क्या होंगे, इसके असरात फिर हमको 10th स्टैंडर्ड में बच्चों को करियर काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसी दौरान क्या होगा कि इसी दौरान बच्चे अपने एम्बिशंस क्लियर कर लेंगे। या ये भी हो सकता है कि आप कभी कभी स्कूल में नहीं होता है जनरली, ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्कूल कभी भी स्कूल मार्केट की विजिट नहीं करवाती है, कभी सब्जी मार्केट की या फिर जो वीकली मार्केट पड़ता है वो, या किसी शॉप पर या किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर एक विजिट ये भी होनी चाहिए। किस तरीके से सिस्टम होता है, किस तरीके से सप्लाई चेन काम करता है, किस तरीके से होलसेल बिजनेस काम करते हैं, किस तरीके से रिटेल बिजनेस काम करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट भी जो है ना फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पार्ट है, जो कि प्रैक्टिकली बच्चों को सब समझना चाहिए। इसीलिए हमारे बेशतर बच्चे जो है ना वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि बिजनेस और यहाँ तो ऐसा मसाइल है कि जो बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं, वो बिजनेसमैन के बच्चे भी बिजनेस की टर्मिनोलॉजी से और फाइनेंशियल लिटरेसी से दूर होते हैं। उनको भी पता नहीं होता है कि अपने बच्चे क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखा है कि जिनके पेरेंट्स की शॉप है, और शॉप पे जब हम लोग पूछते हैं उनसे कि पर्टिकुलर चीज हमको चाहिए वो कितने की है, तो बच्चा कहता है कि मेरे वालिद साहब घर पे खाना खाने के लिए गए, मुझे नहीं पता है। कभी कभी वो बच्चे की उम्र कम होती है, लेकिन कभी कभी वो बच्चा जवान भी होता है, एक यंग एज का बच्चा भी होता है, 18-19 साल का बच्चा भी होता है, जिसको अपने वालिद साहब के बिजनेस के बारे में भी पता नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं, हमको भले उस बिजनेस में ना जाए, लेकिन हमको ये सब चीजें थोड़ी बहुत दुनिया का अवेयरनेस होना चाहिए। और करियर काउंसलर का असल में जो काम है वो ये है कि सेंस ऑफ अवेयरनेस क्रिएट करना मेरी स्कूल के अंदर, मेरी स्कूल के बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ करियर अवेयरनेस आ जाए, करियर से रिलेटेड जो सारी चीजें है वो बच्चे को सब क्लियर हो जाए। अब वो क्लियर हो जा रही है और बेसिक एजुकेशन जो उसका वो भी क्लियर हो रहा है। अब वो स्पेशलाइजेशन जो करे, वो स्पेशलाइजेशन वो अपने पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से कर सकता है। उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, एमपीएससी की तैयारी करनी है, जज बनना है। अब बहुत सारे बच्चों का आप अगर इंटरव्यू ले, 10th स्टैंडर्ड वालों का, 12th स्टैंडर्ड वालों का, तो जज या फिर जुडिशरी का सिस्टम क्या होता है ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। इवन ग्रेजुएट डोंट नो अबाउट जज के एग्जाम्स के बारे में, या फिर जो भी कोर्ट के अंदर जो भी डेजिग्नेशंस होते हैं उनके बारे में। आपको बताते वक्त मुझे थोड़ी मतलब खुशी होती है कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी के अंदर और ब्यूरोक्रेसी जो है,
इसमें बहुत फर्क है, और जुडिशरी के अंदर मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। मतलब जो हम लोग जनरली सोचते हैं कि भाई 2% या 1% मुसलमानों का पार्टिसिपेशन होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर या गवर्नमेंट जॉब में, वही तनासुब जो है जुडिशरी के अंदर ज्यादा है। जुडिशरी में आपको बहुत ज्यादा जज, सेशन कोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट जज में आपको मुस्लिम्स के बच्चे मिलेंगे। तो हो सकता है कि इसका परसेंटेज और भी बढ़ सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो बच्चे को नहीं पता होती है, अगर हम उसको एंड टाइम पे कहते हैं, सपोज मैं बच्चे को जेई के बारे में बोल रहा हूं, और जेई के बारे में अगर मैं बच्चे को बता रहा हूं 10th स्टैंडर्ड में, तो आप मुझे बताइए कि 10th स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी जेई के बारे में फुल्ली तरीके से या आसानी से तैयारी कर सकता है? कभी कभी वो 2 साल भी कम पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि दूसरी कौमों में, जिनमें जेई की तैयारी जो है वो फाउंडेशन कोर्स एस स्टैंडर्ड से शुरू हो जा रहे हैं। 8वीं क्लास से बच्चा जो है जेई की और नीट की तैयारी करना शुरू कर देता है। और हमारे बच्चों को जेई क्या है, नीट क्या है और दीगर एग्जाम क्या होते हैं, एमबीए क्या होते हैं, यूपीएससी एमपीएससी क्या होता है, ये तो पता ही नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को मैं खुद जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उस क्लास में एक बच्ची ऐसी थी जो सबसे छोटी थी, 9th स्टैंडर्ड में बच्ची थी, और वो यूपीएससी की क्लास उसने लगा ली थी। तो ये तो मतलब हाइपर एक हाइट हो गई अवेयरनेस का। उसको उस वक्त में यूपीएससी की तैयारी में इतना बेनिफिट होगा या नहीं होगा 5 साल बाद, लेकिन फिर भी मैं उनके पेरेंट्स की दाद देता हूँ कि पेरेंट्स का अवेयरनेस का लेवल कितना होगा कि बच्चे को 9th स्टैंडर्ड से वो यूपीएससी की क्लासेस ज्वाइन करवा दी। तो ऐसे केसेस भी होते हैं। एक खुद मेरे एक दोस्त का बच्चा है जो 7th स्टैंडर्ड से जेई की तैयारी कर रहा है। 7th स्टैंडर्ड में सीबीएसई बोर्ड में था, उसका फोन आया कि भाई फाउंडेशन की कोई कोचिंग क्लासेस चल रही है क्या? तो कुछ बड़ी क्लासेस होती है जब फाउंडेशन की बैचेस चलती है, तो थोड़ा वो बेस को थोड़ा अच्छे से फोकस करके करवाते हैं जेई के बच्चों के लिए। तो ऐसे केसेस भी है। अब ये इक्का दुक्का केसेस जो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स का अवेयरनेस का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। अब हमें क्या करना है कि हमें अगर करियर काउंसलिंग में अच्छी तरीके से काम करना है, तो इन बारीकियों पे अगर हम लोग काम करते, तो हमारी स्कूल में हमारा रोल जो है वो जस्टिफाई हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर करियर काउंसलर हमारे पास में जो है वो लगभग लगभग अल्तमज सर हुए, यास्मीन मैम हुए, मूसा सर तो खैर जॉब करते हैं, मोइन मैम का एनजीओ है, नाजिया मैम, शबाना, ये सब स्कूल में ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ करियर काउंसलर, मेरी नजर से, या आप जो देख रहे हैं जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर करियर काउंसलर, वो उनके काम करने का तरीका और एक्चुअल में किस तरीके से काम होना चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वो अभी जो करियर काउंसलर या ट्रेडिशनल करियर काउंसलर जो काम कर रहे हैं, हम उनको गलत नहीं कह रहे, क्योंकि अब उसके अलावा तो चारा नहीं है। लेकिन एक आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है करियर काउंसलरिंग की, या करियर काउंसलर की लाइफ में एक आइडियल कंडीशन क्या हो सकती है, या क्या हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो ये इस तरीके से हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारी स्कूल्स के अंदर। हम बड़े बड़े सेशंस के ऊपर ना जाए, जरूरी नहीं कि हर करियर काउंसलर जो है वो सेशन ही कंडक्ट करे। ऐसे बहुत सारे करियर काउंसलर होते हैं जो प्रोफेशनल करियर काउंसलर होते हैं, जो सेशन कंडक्ट नहीं करते, जिनके पास में सिर्फ इंडिविजुअल करियर काउंसलिंग के जो क्लाइंट जाते हैं वही जाते, इंडिविजुअल करियर काउंसलिंग के क्लाइंट जाएंगे उन्हीं से डील करते। हमारी कम्युनिटी में जो करियर काउंसलर्स है वो जनरली तौर पर ग्रुप की काउंसलिंग करने वाले, स्टेज से काउंसलिंग करने वाले, सेशंस लेने वाले, मोटिवेशनल सेशन लेने वाले, इस तरीके के करियर काउंसलर्स होते हैं। कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, और हमारे करियर काउंसलर जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं टीचर्स होते हैं, उनके वहां पर एक अपने इंडिविजुअल प्राइज अंजाम देने का एक पर्टिकुलर डेडिकेशन होता है, उनके साथ साथ वो करते हैं। तो इस तरीके से वो ग्राउंड लेवल पर रोड मैप की शक्ल में नहीं दे सकते। अब रोड मैप की शक्ल में और एक पार्ट ये हो सकता है कि कौन से सब्जेक्ट लेना है आपको, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको डिसाइड करनी है, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपको हो सकता है कि कोई एनजीओ से टाई अप करना हो, या एनजीओ से मिलना हो, एनजीओ में कुछ घंटे आपको सर्व करना हो।
को मैं बता दूं, अगर आप कोई फॉरेन एजुकेशन में किसी ने काम किया होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी करके एक सिस्टम होता है, जिसमें जिसमें अगर हम लोग फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करके एसओपी, एक आपको एक अपने बारे में लिखना होता है कि क्यों आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। सपोज मैं डॉक्टरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ कोई अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, या हो सकता है किसी दूसरे कंट्री की यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैं अप्लाई करना चाहता हूं, तो भाई मेरा उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटीज, या उससे रिलेटेड मेरा डेडिकेशन, या साइमल्टेनियसली मैंने किस तरीके से एनजीओ में काम किया है क्या, कुछ वक्त दिया है क्या, इस तरीके का पूरा मेरा बैकग्राउंड लगता है। तो वो बैकग्राउंड हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे बच्चों के लिए, यहाँ के लिए। वो होने के बाद में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लगता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बाद में बच्चे का वहां पर जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद में फिर वो मेरिट लगती है और वो उसका बच्चे का सिलेक्शन होता है। यहाँ पर वैसा नहीं है हमारे हमारे यहाँ पर बस जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो एंट्रेंस एग्जाम में बच्चे की काबिलियत अगर साबित होती है, उसको तो नीट का स्कोर, जेई का स्कोर, या फिर जो भी अलग अलग एग्जाम होते हैं उनके स्कोर के बेस के ऊपर डायरेक्टली एडमिशन दिया जाता है। तो बच्चे का इंटरेस्ट उसमें रियल में है या नहीं है, ये उससे साबित नहीं हो पाता है सिर्फ एग्जाम के या एंट्रेंस के स्कोर के ऊपर। लेकिन बहैसियत करियर काउंसलर हम जो है एक सक्सेसफुल करियर के लिए इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन हमारी स्कूल्स में कर सकते हैं, ताकि बच्चे जो है ज्यादा सीरियस, ज्यादा फिक्रमंद और ज्यादा अपने करियर के ताल्लुक से सोचने वाले बन सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर फील्ड है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश ये कर रहा था कि लास्ट असाइनमेंट के ऊपर, कि डिफरेंट पॉपुलेशन के ऊपर अगर कैटर करने के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे वो उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना है, और उसके लिए मेरे को रोड मैप, या उसके लिए मेरा जो भी सिस्टम मैं इंप्लीमेंट करूंगा, कि अब इसके लिए तो कोई स्कूल का सिस्टम नहीं है, कोई भी स्कूल में सिस्टम नहीं है, ना ही कोई सिलेबस है, ना ही गवर्नमेंट के तरीके से कहीं से कुछ इस तरीके का कुछ नया जीआर आया है कि हमको इस तरीके से काम करना है। तो अगर मैं एज ए करियर काउंसलर काम करना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड के ग्रुप पे काम करना चाहता हूँ, या फिफ्थ से लेके 10th स्टैंडर्ड के बीच में काम करना चाहता हूँ, 10th स्टैंडर्ड पे काम करना चाहता हूँ, या फिर 12th स्टैंडर्ड पे काम करना चाहता हूँ, ग्रेजुएट बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, सिर्फ मेडिकल के बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करना चाहता हूँ, या सिर्फ मैं जो ये अपने लॉ के लिए काम करना चाहता हूँ, सिर्फ मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काम करना चाहता हूँ। तो ये करियर काउंसलर की डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। अगर आप किसी एक पॉपुलेशन को भी कैटर कर लेते हैं, तो आप अपने तौर पर एक बेहतरीन करियर काउंसलर बनकर उभर सकते हैं। या फिर मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप जो होते हैं उसके ऊपर अगर मैं अपने आप को माहिर बना लूं, तो मैं सिर्फ स्कॉलरशिप एक्सपर्ट हूं। जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स है, एक इरफान सैयद है, नागपुर के इरशाद खान है, बंबई के अंदर एक एडवोकेट नदीम सिद्दीकी काम कर रहे हैं, बंबई अपने पुणे के अंदर एक अंसारी सर कोई है, वो है। ऐसे अलग अलग शहरों के अंदर स्कॉलरशिप पे काम करने वाले लोग हैं। दो स्कॉलरशिप होते हैं, एक सीएसआर स्कॉलरशिप होती है और एक कुछ एग्जाम बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जैसे कि ओलंपियाड वगैरह, यशस्वी अभी आया है, उसके बाद में केपीवाई। तो ये इस तरीके की स्कॉलरशिप का प्रोसीजर एनटीएससी या फिर डिफरेंट एग्जाम्स जो होते हैं, टेट, सीईटी, अपना अल्तमस सर काम कर रहे हैं सीईटी के ऊपर। तो ये एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर भी एक करियर काउंसलर अपने आप को स्पेशलाइज सेक्टर में डालकर काम कर सकता है। यानी अगर आप, मेरे ख्याल से अल्तमस सर अभी जुड़े हुए हैं साथ में अपने, है अल्तमस सर काम करते हैं। आप अगर आप उनके वीडियो देखेंगे, उनका यूट्यूब चैनल है, तो सी टेट और जो यहाँ की जो सीईटी होती है, सेंट्रल की जो टीईटी होती है, उसकी वो प्रिपरेशन करवाते हैं। वो भी एक सेक्टर है, हम उसको अगर कंसिडर करते हैं। तो कुछ लोगों का सिर्फ एक सेक्शन ये हो सकता है कि जो स्कूल के अंदर जो भी स्कॉलरशिप के जो एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड वगैरह, ये सारे एग्जाम्स, उनके ऊपर डिटेल में मैं अगर रिसर्च करूं, डिटेल में अगर मैं एनटीएससी की तैयारी करूं, डिटेल में अगर मैं केवीपीवाई की तैयारी करूं, ये डिटेल में अगर मैं नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करूं, या फिर डिटेल में जितने भी इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम हो सकते हैं, नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो सकते हैं, तो बहैसियत करियर काउंसलर मेरा एक रोल यहां पर भी एक बेहतरीन मैं स्टैब्लिश कर सकता हूं।
आपने सुना होगा नाम अनीस कुट्टी साहब का, पुणे में उनका एक अनीस डिफेंस एकेडमी है। वो भी करियर काउंसलर है, लेकिन वो करियर काउंसलर क्या है, सिर्फ डिफेंस के लिए काम करते हैं। एनडीए से लेकर मिलिट्री स्कूल से लेकर जितने भी रिक्रूटमेंट होता है, सीडीएस तक, कॉमन डिफेंस सर्विसेज, यूपीएससी का एग्जाम होता है, उस तक सारी डिटेल्स अगर आप उनसे ले ले तो वो सारी चीजें निकल सकती है। एक मोहम्मद शकील इंजीनियर साहब है, वो एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि आपका अभी यशस्वी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय के एनटीएससी के ऊपर, एमटीएससी के ऊपर, ओलंपियाड, ये वो उसके लिए कैसे डिटेल चीजें लगती है, वो सारी चीजें आप चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें का जो प्रिपरेशन है ना, अगर आपको पर्टिकुलर चीज में यहां लग रहा है कि ये मैं इस सेक्शन में काम कर सकता हूं, तो आप वहां पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। ब्रॉडली देखा जाए तो करियर काउंसलिंग अगर आप सब में जाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क आपको इनिशियल लेवल पर लगेगा, कि अगर आपके पास में 100 तरीके के बच्चे अगर करियर काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, आपको 100 तरीके के गाइडेंस लोगों को देना है, तो आपका यहाँ की कैपेसिटी भी एक चीज होती है। एक इंसान कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, इंफॉर्मेशन का लेवल क्या होगा, एक्सपर्टाइज का लेवल क्या होगा, ये सब मैटर करता है। और हो सकता है कि वो एक्सपर्टाइज के लेवल के अंदर थोड़ा डिमोटिवेशन आपके अंदर आ जाए, कि मेरे पास में बच्चा आया और मैं उसको अच्छी तरीके से गाइड नहीं कर पाया, या अच्छी तरीके से मैं उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। ये सारे फैक्टर्स आपको आ सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट पॉपुलेशंस के ऊपर भी मैं अपने आप को फिट कर कर अपने आप को स्टेब्लिश कर सकता हूँ। आप अगर अभी खुद इस साल से, मैं अभी तक के मेडिकल करियर काउंसलिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं किया था, लेकिन चूंकि मेरे घर के 2 बच्चे अभी मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट के एग्जाम दिए थे, तो इस बार बहुत सारी चीजें नई मुझको पता चली कि मेडिकल करियर काउंसलर का कितना बड़ा रोल है, किस तरीके से अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं, किस तरीके से अलग अलग स्टेट का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आयुष का रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ता है, एमसीसी का रजिस्ट्रेशन कैसा करना पड़ता है, महाराष्ट्र का काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होती है, फर्स्ट राउंड कैसा होता है, सेकंड राउंड कैसा होता है, थर्ड राउंड कैसा होता है, कब हम फ्रीज करते हैं, कब छोड़ते हैं, क्या ये सारे बेटरमेंट के लिए आ जाते हैं। ये बच्चों को गाइड करने के लिए भी एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए खैर इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारी जरूरत होती है। तब भी लोगों को जरूरत पड़ती है बच्चों को, कि कहाँ किस तरीके से ऑप्शन फिलिंग करना है, कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन सा कॉलेज की फीस कैसी चेक करते हैं, फीस आपको देखना है तो कहाँ देख सकते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या होता था वो कैसे देखना है, वो कहाँ देख सकते हैं। ये सारी चीजें जो है आप उसमें बहैसियत करियर काउंसलर एक बहुत बड़ा रोल हमारा हो सकता है कम्युनिटी के अंदर। जी, किसी का कुछ पूछना है? मेरा सेशन अलग था आज, मुझे लग नहीं रहा था कि कोई लोग ज्वाइन होंगे, तो कम से कम मैं आज का सेशन हमने डेडिकेट कर दिए कि जो हमारे असाइनमेंट थे हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर लें। और किसी को कुछ पूछना है? सर जो एग्जाम होने वाला है उसके टॉपिक एटलीस्ट कितना, क्या 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 टॉपिक आएंगे वो अगर रिटर्न में सेंड करें। जी जी जी, मैं टॉपिक तो खैर इतने ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस ही हो, डिटेल में डिस्क्रिप्टिव वाले ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। जनरली हम लोग सारे लेक्चर्स अगर अटेंड किए हैं आप लोगों ने, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर है आप उनको देख सकते हैं, उसी के ऊपर होंगे। ठीक है सर। जो लास्ट लास्ट के लेक्चर्स थे उसकी रिकॉर्डिंग मिलती नहीं है यूट्यूब पे, तो आप अगर लिंक सेंड करें तो बेटर रहेगा। जी जी, एक प्लेलिस्ट ही बनाया मैंने ऊपर करियर काउंसलिंग कोर्स करके, वो प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स है। पिछले 1-2 लेक्चर शायद अभी तक मैं अपलोड नहीं किया होगा। ओके सर। सर एक बच्चे का अपने को डेमो लेना है और इसके अलावा क्या करना है सर? जी जी, मैं फिर से बोलता हूँ आपको, एक तो टेस्ट होगा। हेलो? यस सर, यस सर। हाँ, जी एक सर, तो जी टेस्ट होगा। सर, हाँ, जी दूसरा टेस्ट जो है, और दूसरा जो मैं कहा था आपको, दूसरा भी टेस्ट जैसे होगा, जो डिफरेंट टूल्स हमने इस्तेमाल किए थे, डिफरेंट टूल्स की जो वेबसाइट्स मैंने कहा था आपको, उसकी पीपीटी भी मैं शायद शेयर किया था आपको, नहीं है तो मैं शेयर कर जी दूंगा। जी जी जी, वो सारे टूल्स जो है वो कहाँ कहाँ से इस्तेमाल कर सकते, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, इसके ऊपर एक हमारा सेशन होगा, एक टेस्ट ही होगा।
वो कंडक्ट करेंगे हम लोग। तीसरा वाला जो मैंने कहा था, आपको अपना एक रिज्यूम तैयार करना है ओके, एज अ करियर काउंसलर। एज अ करियर काउंसलर। और फोर्थ जो कहा मैंने, वो आपको इंटरव्यू कहा, बच्चों के एटलीस्ट 3 बच्चों के इंटरव्यू, और उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके आपको शुरू से करियर काउंसलिंग का जो सेशंस आपने कंडक्ट किया, मैं सेशन से मेरी मुराद है इंडिविजुअल सेशन, इंडिविजुअल बच्चे आपके पास में है, तो आप अलग अलग क्लास के बच्चे या अलग अलग क्या बोलते हैं हम लोग को, करियर एम्बिशंस के बच्चे भी इसमें ले सकते हैं। और 3 बच्चों इंटरव्यू का में क्या पूछना सर, स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में हमें क्या कवर करना? राइट फ्रॉम द एम्बिशन, देखो करियर जब भी हम लोग बच्चा हमारे पास में आता है तो जनरली वो कहता है कि भाई उसका खुद का एक एम होता है। आप अगर करियर काउंसलिंग के बारे में किसी के से मिले होंगे या किसी को मिलवाए होंगे आप लोगों ने, तो सबसे पहले एक बच्चे का खुद का एक एम होता है, एम्बिशन होता है। जी बच्चा कहता है कि मुझको ये बनना है, तो कभी कभी वो प्रैक्टिकल होता है, कभी कभी वो इम्प्रैक्टिकल होता है। ये चीजें होती है कभी कभी। कभी कभी एक बच्चा कहता है कि मेरे को एक्टर बनना है, कभी कभी कोई बच्चा कहता है कि कोई लड़की कहती है कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है, कभी कभी कोई लड़की कहती है कि मुझे मॉडल बनना है। इस तरीके की चीजें भी आ सकती है। तो उस चीज को आपको क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। और वो सारे प्रोसेस से लेकर आपको जो इंडिविजुअल करियर काउंसलिंग का जो सेशन होता है, वो पूरा सेशन कंडक्ट करना है। ये उसने कह दिया, आपने उसको कुछ ऑप्शंस बताए, ऑप्शंस बताने के बाद में आपने उसका टेस्ट लिए या नहीं लिए, आपका टेस्ट से पहले का असेसमेंट क्या था, आपने उसकी फैमिली की बैकग्राउंड किस तरीके से निकाले या नहीं निकाले, फैमिली में कौन कौन से लोग काम करते हैं, पिछला उसका एक एकेडमिक का बैकग्राउंड आपने उससे पहले में कंडक्ट पहले में बुलवा लिए, उसके पेरेंट्स से हो सकता है फोन के ऊपर आपने टेलीफोनिक बात करके कुछ ना कुछ बातें कर लिए, किस तरीके से उसका परफॉर्मेंस है, किस तरीके से उसका एटीट्यूड वगैरह बिहेवियर के ताल्लुक से आपने बातचीत कर लिए। फिर हो सकता है कि आपने उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किए, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर करने के बाद में आपकी ये फाइंडिंग्स आई, ये फाइंडिंग्स होने के बाद में ये सेक्शन उसका आपको ज्यादा स्ट्रांग लगा, और वो होने के बाद में फिर आपने रिकमेंडेशन क्या किया, आपने इंफॉर्मेशन सर्च किए, सर्च करने के बाद में ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, आपने इस तरीके से 3 कैटेगरी में उसके डिफरेंट करियर के डिसीजंस जो होते हैं वो आपने फाइंड आउट किए, और फाइंड आउट करने के बाद में फाइनल सेशन उसके साथ में कंडक्ट किया, और वो उस कंडक्ट करने के दौरान वो सारी चीजें उसको डिलीवर की। डिलीवर करने के बाद उसका रोड मैप आपने उसको बता दिया कि अगर बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है तो 10th स्टैंडर्ड में उसका रोड मैप कैसा होगा, जेई के लिए या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए या एमबीबीएस के लिए, पर्टिकुलर फील्ड के लिए कौन से सब्जेक्ट में फोकस करना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट में फोकस नहीं करना पड़ेगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना तो पड़ेगा, ये सारी। सब रिकॉर्ड करके फिर आपको दिखाएंगे हम लोग? हेलो, हाउ वी विल डू इट? Like total assignments are how many, sir? First is the MCQ based. Second जी जी, is the पहला present. देखो, पहला और दूसरा जो है ए बी, ये तो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा आपका दूसरा, और तीसरा जो रिज्यूम है वो भी आपका मतलब आप खुद बनाकर मुझे पीडीएफ भेज देंगे। ये 3 तो हो गए। Resume is the अभी third जो चौथा assignment. जो And fourth is इंटरव्यू, the entire demo with a child. हाँ एंटायर डेमो, अगर आप उसका देखो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बेहतर है, या फिर आप वो सारा जो प्रोसीजर है वो होने के बाद उसको पेन डाउन करके मुझे भेजते हैं तब भी चलेगा। Sir, but उससे पहले you take our demo ना, student के सामने जाने से पहले first you take a. ठीक है, ठीक है। First we'll give a test and then we can go in the real world ना. अगर आप लोग अभी सपोज हमारे सेशन में अभी जितने लोग बैठे हुए हैं उतने लोगों को अगर मेरी बात समझ में आ गई तो दे कैन गो अहेड, ओके, वो जा सकते हैं, वो कंडक्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आप ना लो तो बेहतर है। रिकॉर्डिंग जो मैं नहीं, आपको बट एक चीज कोई बता दूं, टेम्पलेट होगा स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट के क्वेश्चनर जो देना है उसके लिए टू बिगिन, कोई जी क्वेश्चनर जी, होगा दैट वी कैन. मैं भेजता हूँ आपको, या फिर हमने कोई एक सेशन लिया था जिसमें Like शायद the मैंने certification, total 4 assignments we have to complete. This is हाँ what I've understood. नहीं First is 4 the 5, MCQ. हाँ पहला एमसीक्यू, दूसरा वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन। आपको क्या करना है, Web-based डिफरेंट, presentation, okay. हाँ Okay, web-based presentation. What is that, हाँ, sir? प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, ये तो शायद मैंने आपको पीपीटी शेयर ही किया हो। अच्छा, that डिफरेंट PPT. हाँ. डिफरेंट टूल्स जो है आपके, वो डिफरेंट टूल्स को आपको प्रेजेंट करना है। Okay, sir. Any niche आप you उसको, can have. जैसे मेरा मेडिसिन का niche है तो मैं उसके ऊपर बना लूं, किसी को CA पे करना अभी है, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, बेसिक एंड एडवांस्ड. या अभी मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ। ये जो मैं अभी ऊपर की बात कर रहा हूँ, पहला जो दो क्यूजेस है
और वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन में मैं आपको जो कहा था डिफरेंट टूल्स जो हमने इस्तेमाल किए थे, वो डिफरेंट टूल्स का आपने फेमिलियर कितने हुए, आप कौन कौन से टूल्स है उसकी पीपीटी बनाकर आप मेरे को शेयर कर दे। पीपीटी तो Okay, है ही हमारी, आप उसको प्रेजेंटेशन कर दे, okay, या sir. फिर आप उसको रिटर्न के अंदर असाइनमेंट बनाकर भी लिख देंगे तो चलेगा। तीसरा जो है आपको अपना रिज्यूम तैयार करना है, और फोर्थ जो है आपको बच्चों का इंटरव्यू लेना है, और Okay, इंटरव्यू लेने के दौरान आप रिकॉर्डिंग ना करें, उसकी तो बेहतर है। right, sir. हाँ, आप रिकॉर्डिंग ना करें कि, और आप फ्यूचर में भी ये बात को दिमाग में रख ले कि कभी भी जब भी आप किसी भी बच्चे का पर्सनल इंटरव्यू ले या किसी बच्चे की That will be इंडिविजुअल, consultation, ना sir? जैसे personally हमने लिया तो consultation दिया हाँ बच्चों को. जो भी आप कर हाँ, रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग आप बिल्कुल ना करें। ना करें, then how will we show you sir कि हमने कर दिया? आप उसका पूरा राइटअप मुझे भेज दीजिए, आपने प्रोसीजर क्या क्या यूज किया, आपने क्या क्या किया, पहले आपने क्या किया, बच्चे ने कौन कौन से सवाल किया, बच्चे को आपने क्या, पूरी स्टोरीज जो है आप उसको बना के भेजिए। Okay, sir, क्योंकि right, sir. क्योंकि क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं कि ये अगर सपोज खुदा ना खास्ता अगर आप रिकॉर्डिंग करते और रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर करते थे तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब से थोड़ी गलत चीज है। नहीं, that was my query to know कि आप हमें मार्क्स कैसे देंगे? हाँ, मार्क्स उसके हिसाब से दूंगा मैं आपको, जो भी उसके अंदर ग्रेड्स मैंने दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट जो टेस्ट है वो 30 मार्क्स के है, आपका सेकंड जो प्रेजेंटेशन है वेब बेस्ड प्रेजेंटेशन टूल्स के ऊपर वो 30 मार्क्स का है, रिज्यूम आपका 10 मार्क्स का है, करियर इंटरव्यू जो है आपका 3 स्टोरीज जो आपकी है, 3 जो आपके सेशंस है, आप कितना अच्छी तरीके से आपने स्मूथ तरीके से, और मुझे ऐसा लगता है या फिर मेरे जो साथी है जिनको मैं जिस साथ में मैं करूंगा ये काम, उनको अगर लगता है कि आपने सेटिस्फैक्टरीली जो करियर काउंसलर का रोल होता है उस तरीके से सेशन को कंडक्ट किया, तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so everyone will give सर feedback देंगे सब सर लोग मिलके. ऑडियो नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हम हूँ सब नहीं मैं देंगे, हम that सब नहीं time? देंगे, आप मुझे भेज देंगे, उसमें से कुछ कुछ अगर चीजें अगर मुझे लगती है कि भाई इसके ऊपर हमको डिस्कस करना चाहिए, या किसी ने कुछ बहुत ज्यादा चीजें उसके अंदर नहीं किया, या बहुत ज्यादा चीजें छोड़ दिया, या किसी ने बहुत अच्छी तरीके से सारा सेशंस को कंडक्ट करके और राइटअप बना के मुझे भेजा हुआ है, तो हम लोग वो एक दो केसेस के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। समझ रहे हैं आप? सर और ऑडियो जो फिफ्थ, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? हेलो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या सर स्टूडेंट का while having that interview? नहीं आप कर सकते, आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन डोंट शेयर इट ऑन मीडिया, सोशल मीडिया। नहीं सर, सोशल what I सोशल am मीडिया मीडिया नहीं saying सर, कि पहले आपको आपके साथ ट्रेन हो जाए हम, then नहीं, we बिल्कुल can. बिल्कुल, आप उसको हाँ. जितना कितना कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं ना, क्योंकि ये कैसा होता है, ये इंडिविजुअल यस बच्चे यस का और आपका मामला है। और अभी आपने यहाँ देखा होगा, अभी ये तृप्ति त्यागी वाला केस भी जो हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे की शक्ल नहीं दिखाई गई है, हम्म। बच्चे का दिखाना, क्योंकि बच्चे के साथ में जो आपकी रिलेशन है, क्लासरूम के अंदर भी सीसीटीवी लगाना अलाउड नहीं है। तो बच्चे के साथ में जो आपकी रिलेशन है, बच्चे से आप जो बात कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे उसको डालना ये थोड़ा गलत है। आप अपने रिकॉर्ड के रखना चाहते हैं तो आप रखिए, कोई मसला नहीं, ओके कोई इशू नहीं। हाँ, और जो लास्ट जो मैंने कहा था आपको, या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं और आपके लिए रखना चाहते हैं, तो आप बच्चे की से कॉन्सेंट लेके रख सकते हैं। समझ रहे सर? नहीं सर, मैं एक्चुअली ये चाह रहा था कि अगर मैं किसी लड़के का जो 10th पास हो चुका है उसका अगर मैं इंटरव्यू ऑडियोबल कर दूं, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्ड कर दूं विथ हिज परमिशन और उसके पेरेंट्स की परमिशन के साथ कि बिल्कुल भाई बिल्कुल मैं कर सकते हैं, करियर बिल्कुल काउंसलिंग, कर सकते और अगर मैं आप तक वो फॉरवर्ड कर दूं तो जो नेसेसरी करेक्शंस आप मेरे साथ कर सकते नहीं, मैं हैं तो मुझे कंफर्टेबल हूँ, फ्यूचर में आप मेरे बेनिफिट को भेज होगा, बस सकते हैं, ये मैं आप चाहे तो मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज जी सकते हैं। जी मैं सिर्फ ये जी क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू ओके से ओके थोड़े, हाँ समझ गया, आपकी बात पूरी तरह से समझ में आ अगर गया आप alhamdulillah। कॉन्सेंट ले रहे हैं पेरेंट्स का और टीचर का, हो सकता है कि आपके घर के बच्ची हाँ हो। जी 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 हाँ, यस आप तो आप कर सकते हैं, अगर आपको पेरेंट्स परमिशन दे रहे हैं, आपने कॉन्सेंट ले लिया उनसे, तो कोई इश्यू हाँ, नहीं है। तो ये खुदा आपसे ना कुछ खास्ता क्या होता है, करेक्शंस जो हो जाएंगे हमारे, आपसे जो करेक्शन जो नेसेसरी जी जी करेक्शन आप जी, कर सकते हैं तो उससे हमको फायदा होगा, बस दूसरा इतनी कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे से वो कभी कभी वायरल हो जाता है, और वायरल होने के अंदर उसको कोई बुली कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा केस बन सकता है। सही है सही है। ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो इसने ये बोला कि आजकल बच्चे जो है वो मतलब ये बुली करना भी बहुत बड़ा एक आजकल जुर्म है, तो वो इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। तो खैर हम तो एक मैच्योर लोग हैं, हमारे बीच में तो ऐसे केसेस नहीं हो सकते, लेकिन गलती से कभी फॉरवर्ड हो जाता है, किसी ग्रुप में चला जाता है, कभी कभी हमारे फैमिली के फोटोज हम लोग ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और अभी तो खैर डिलीट का ऑप्शन आ गया,
और कभी कभी वो चले जाते हैं, कभी कोई लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, तो मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स में आपको कहा कि इस तरीके से आप अवॉइड कीजिए। अदरवाइज आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते और मुझे भेजते तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जी सर। सर और एक क्वेश्चन ये था कि जो रिज्यूम हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम करियर काउंसलर बोल के अपने आप को बताएंगे, तो उसमें एक्सपर्टीज भी बताना है क्या हमें कि हम किस पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं या करना चाहते हैं? जी जी जी, आपको जैसे मैंने लास्ट वाले सेशन में लास्ट वाले जो असाइनमेंट है उसके बारे में बताया कि लास्ट वाला जो अपना जो ये है अपना असाइनमेंट जो मैंने आपको कहा कि जो आप ग्रुप पॉपुलेशन पे आपको प्रेजेंटेशन करना है। तो जो अभी शबाना मैम भी पूछ रहे थे कि अगर वो मेडिकल काउंसलिंग में करे तो आप मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं वो आप उसमें कर सकते हैं। सर मैं ये एजुकेशनल साइकोलॉजी पे कर रहा था कि टीचर्स ट्रेनिंग के पर्पस में मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल अपना वो बिल्कुल जो बिल्कुल आप बनाऊं। उसमें करें। जी जी जी। तो उसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपका रोल किस तरीके से हो सकता है, वो पर्टिकुलर हाँ। पॉपुलेशन को आप किस तरीके से कैटर कर रहे हैं। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर, मैं आपको एक बता रहा हूँ, सपोज जनरल बता रहा प्रीव्यू बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है जी काम। कि सबसे पहले फाइंडिंग्स होती है कि भाई प्रॉब्लम क्या है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन। सपोज आपने क्या, मुझे आपकी फील्ड का इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, मैं रैंडमली जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। ये सबसे पहली चीज क्या होगी कि आप कैटर कर रहे हैं डीएड बीएड वाले ये जो यूथ है इसको, राइट? यस 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 यस। अभी डीएड बीएड वाले बीच का करियर काउंसलर फॉर टीचर्स में बोलूंगा, अपकमिंग टीचर्स बोल सकते हैं हम लोग, या फिर आपको आप बोल एक्सपर्टीज हो सकते जाएगा हैं। उनका, राइट। हाँ जी। तो आप इसका प्रॉब्लम क्या है, तो इसके प्रॉब्लम आप स्टेट करेंगे। इसके सारे प्रॉब्लम जो भी होते हैं कि आप बहुत सारे बच्चों को डीएड कर लेते हैं बीएड कर लेते हैं, उनके बारे में सीईटी क्या होता है, सेंट्रल सीईटी क्या होता है, टेट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये सारे लोगों को गाइड करना। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज जो है, इसके अंदर जो एक्सपर्टाइज लगता है, इसके अंदर जो टेक्निकलिटी लगती है। अब टेक्निकलिटी से मेरे को, करियर काउंसलर दो तरीके के होते हैं। एक करियर काउंसलर होता है जो सिर्फ रास्ता बता देता है, और दूसरा करियर काउंसलर जो होता है वो उंगली पकड़ कर ले जाता है वहां। समझे आप? तो आप जी जी जी। उसमें जो है वो पूरा रास्ता नहीं दिखाएंगे। जनरली करियर काउंसलर क्या करता है, वो आपको रास्ता बता देता है, ये यहाँ से वहां जाना है, वहां से बस पकड़नी है, ये पकड़नी है, वगैरह वगैरह, ये एंट्रेंस एग्जाम देना है, यहाँ पर कोचिंग होंगी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स होंगे। आप यहाँ पर अल्तमत सर के केस में थोड़ा एक एडिशनल वैल्यू एडेड चीज है, वो एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो सीईटी की तैयारी कैसे करेंगे वो भी बता देते, तो वो बता देंगे। तो वैल्यूड चीज है कि वो सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब करियर काउंसलर प्लस उस चीज का ट्रेनर, ये दोनों का आपका एक पर्टिकुलर प्रोफाइल आपका डेवलप हो सकता है। सर तो उसमें अलग ये फोर्थ असाइनमेंट यही बना दीजिए, जो जैसे अल्तमश सर अपना प्रेजेंटेशन करें तो वी विल आल्सो लर्न एंड हम फीडबैक दे सकते हैं। एंड फोर्थ असाइनमेंट वो होगा जो आप अपनी एक्सपर्टीज या कुछ करना चाह रहे हैं वो आपको दिखा दें। तो यहाँ पे ही हम सेशन ले लें, सब लोग स्टूडेंट्स बन जाए एंड एक ट्रेनिंग सेशन भी हो जाएगा और मार्क मतलब एक डेमो जैसा हो जाएगा बिफोर गोइंग इनटू। मैं क्या कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ा मैं हम लोग की एक दिन तक के 2 दिन तक के रुकते हैं, और 2 दिन तक आप लोग क्या करो, आप अपने एक्सपर्टाइज को एटलीस्ट सर्च करना शुरू करो। हाँ, वी जैसे कैन कि अल्तमत ब्रेनस्टॉर्म सर कि का क्या क्लियर है, करना है। शबाना मैम का जैसे क्लियर मैं है। भी एजुकेशन फील्ड में, टीचिंग फील्ड में करना चाह रही थी, फिर वो सर भी करना चाह रहे थे, तो ऐसे एक जैसे दो नहीं होना चाहिए। नहीं सो कुछ यू फर्क नहीं, नहीं, ऐसे कुछ देखो नहीं होता, कोई नहीं, फर्क नहीं। ये फर्क नहीं पड़ता है इससे। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अभी आप मुझे बताइए कि खासतौर पे हम लोग सब मुसलमानों में काम करने वाले हैं। मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी है महाराष्ट्र में? हम जितना ज्यादा होंगे विल बी विजिबल मोर। एग्जैक्टली जितने ज्यादा होंगे, मैं कहते भाई कि हर गली के अंदर एक करियर काउंसलर हो जाए तब भी कम है। यस सर। एक गली के अंदर अगर एक पत्थर मारे आप, और वो पत्थर जो है वो करियर काउंसलर को जाकर लगे, तब भी कम हो जाएगा। जितने ज्यादा रहबर होंगे दुनिया में, अल्लाह ताला ने 1,24,000 अंबिया इकराम को भेजा। 1,24,000 किताबें कितनी भेजा? 4 हाँ, 4 किताबें। 4 एंड किताबें। सही। लेकिन टीचर्स कितने भेजा? 1,24,000। 1,24,000। तो व्हाट इट शोज कि टीचर्स की जो है वो, दुनिया में टीचर्स की अक्सरियत होनी चाहिए। जितने ज्यादा टीचर्स होंगे उतना ज्यादा जो है वो मैसेज पहुंचेगा।
मैसेज कब नहीं पहुंचेगा? जब टीचर्स की कमी हो जाएगी, जब जब दुनिया के अंदर जो है वो बेदीनी फैली, या दुनिया के अंदर जो है वो इल्म की कमी महसूस हुई, उस वक्त अल्लाह ताला ने नबियों को इस दुनिया में भेजा। जैसे जैसे अभी आप सोचिए 1,24,000 दूसरे से सर हमें पॉइंट्स भी मिलते हैं कि अच्छा ठीक है ये भी कवर करना है, ऐसे बहुत सपोर्ट एक दूसरे से मिल जाता है। नहीं, बिल्कुल So मिलेगा। ये don't जो worry at all, हाँ लास्ट वाला जो सेशन दूंगा, लास्ट वाले में सब लोग जो है जो भी अपना एक्सपर्टाइज ले लेंगे और वो जो प्रेजेंटेशन करेंगे, वो सब प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे साथ में होंगे और हम उसके ऊपर अपने वैल्यूएबल पॉजिटिव फीडबैक भी देंगे। yes, हो सकता है positive कि and हम लोग negative both will be open for everything. नेगेटिव फीडबैक तो दुनिया में होते नहीं है, सब पॉजिटिव फीडबैक ही नहीं, होते हैं। नेगेटिव इज फॉर करेक्शन सर, नहीं तो पता कैसे चलेगा? इट विल बी तो वो डिल्यूजन कि पॉजिटिव, हमें हम करेक्ट है, नहीं जी जी जी, नेगेटिव वो है वो भी पॉजिटिव बता होता देंगे, हमारे आपस में ही है। है ना, उसमें जी क्या जी शर्म जी, की बात है? सही है सर, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। जितना टफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा उतना हमको करेक्शन करने या में सर, थोड़ा सा आसानी होगी सर। जी जी क्योंकि जी। बाहर जाके फिर नहीं फनी बनना नहीं चाहिए कि नहीं उनको नहीं आता था, इसीलिए यहीं नहीं पे सबके फीडबैक से विल शो इम्प्रूवमेंट। सर तो एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी सारे कलीग से मेरे, कि फोन फॉर्मेट हो गया है, अगर जो भी नोट्स और कुछ है तो वो ग्रुप पे वापस से डालेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी हाँ सभी सर, की। ये बहुत अच्छा हो जाएगा, विल शेयर एवरीथिंग। प्लीज मैं, शेयर, मेरा whoever भी फोन can चेंज हुआ है तो इवन आई share। हैव लॉस्ट लॉट ऑफ डेटा। जी जी, हाँ मैं मेरी या पीपीटीज जो है वो सारी हाँ पीपीटीज सर, में डाल देता हूँ। लिंक भी भेजेंगे तो ग्रुप का बहुत अच्छा, यानी हाँ सर, प्लीज ये करवा दें। या प्लीज सर, जी जी, इससे हम पीपीटीज वगैरह मेरे पास में जो है मैं भेज देता हूँ। सभी सभी नोट्स भी जो कभी कभी आपने भेजे तो और देखो ये आप ना जरूरी करें नहीं है, इतना मेहनत, पर मैं सारे ही कलीग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग के पास, जिनके भी पास जो है वो जरूर शेयर कीजिए दोबारा। और ये वो जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं कि आप स्पेशलाइजेशन ही करें, वरना आप बोलेंगे कि आपने एक चीज में बैठा दिया हमारे को, एक पर्टिकुलर चीज में। हम सब में काम करना चाहते हैं, आप सब में काम करना चाहते हैं तो आप सब में भी काम कर सकते हैं, नो डाउट। अगर आप एक यूनिवर्सल करियर काउंसलर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो भी आप काम कर सकते हैं, नोबडी इज सर मेरा एक रिस्ट्रिक्टिंग यू। क्वेश्चन था, जी ये करियर काउंसलिंग के जो कोर्सेस है सर, आप जो एक लिए थे, सेशन लिए थे, तो मैं उसकी स्टडी कर रहा था सर। करियर काउंसलिंग के लिए जो हम करियर ऑप्शंस बताएंगे बच्चों को 10th के बाद 12th के बाद जो एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट, तो वो बहुत ज्यादा है सर। उसको कैसे कवर करना चाहिए हम शॉर्ट टाइम में? बहुत ही ज्यादा है सर। वो मैं चक्कर आकर मैं रिटर्न आ गया, अपनी एजुकेशन साइकोलॉजी पर रिटर्न आ गया। वो कुछ जरा ज्यादा ही लग रहे हैं सर मुझे। इसीलिए इसीलिए अल्तमश सर, जो पहले मैंने कहा ना आपको कि अगर आपके पास में डेडिकेटेड वाला मसला है, मतलब देखो हमारा मसला क्या है, हम में और अल्तमश सर में और आप दिगर लोगों में डिफरेंस ये है कि हम फुल्ली डेडिकेटेड लोग हैं। अभी आप अगर मेरे दूसरे शोबे देखे जाएंगे, मेरे कमाने के जो दूसरे शोबे है, वो बहुत रेयर है, बहुत कम है। यहाँ तक कि मुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। वो क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि मतलब आपके पास में लोड इतना ज्यादा होता है कि आप दूसरी चीज को साथ में लेके नहीं कर सकते। लेकिन आपके मसाइल अलग है। आपके मसाइल क्या है कि आप अपनी फील्ड के अंदर चल रहे हैं, कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, तो कोई सोशल वर्कर है, अपनी फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उस फील्ड के हिसाब से आप कितना लोड को मतलब बियर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना एक्सपर्टाइज को ले लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर हो। अदरवाइज फुल्ली काम कर रहे हैं आप तो 25 जगह से आपको कॉल आ रहे हैं, कभी आपको स्कूल से कॉल आ रहा है, कभी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज से कॉल आ रहा है, कभी आपको मेडिसिन के कॉलेज से कभी कॉल आ रहा है, कभी आपको टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कॉल आ रहा है, कभी आपको पेरेंटिंग के लिए कॉल आ रहा है। तो अगर आपके पास में इतना टाइम है कि आप इतना डेडिकेटेडली जस्टिफाई कर सकते हैं अपने वर्क को, अपने प्रिपरेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं और इतने लोगों को कन्विंस और सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ यूनिवर्सल करियर ऑप्शन फील्ड। अदरवाइज इफ यू फील, जैसे कि अल्तमश सर ने फील किया कि भाई इतने ऑप्शंस है, मैंने आपको एक दिल्ली के एक सर है, उनकी पीपीटी शेयर किया हुआ है, मैंने शायद ग्रुप में शेयर किया था। हाँ किए थे सर, आपने किए थे, हाँ, तो पीडीएफ है। उसके जो उन्होंने हाँ। इतना डीप के अंदर तैयार किए, मतलब इतने ऑप्शंस को सिर्फ ऑप्शंस बताते बैठेंगे आप तो नहीं करेंगे। और मतलब वही नहीं है, आपको अगर मैं शुरू में कहा था ना आपको 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आप तो नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर चीज को पकड़कर या पर्टिकुलर शोबे को पकड़कर आप उसमें एक्सपर्टाइज हो सकते हैं और उस फील्ड में फिर ऐसा हो जाएगा कि उस फील्ड के अंदर आप देखो 100 फील्ड में माहिर बनना थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन एक फील्ड में माहिर बनने के लिए ज्यादा वक्त का रिक्वायरमेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल काउंसलिंग स्टार्ट ले लेते हैं या फिर आप ये सेट टेट ले लेते हैं, उसके ऊपर अगर आपका पहले से बैकग्राउंड है और आप प्रिपरेशन करते, तो आप महाराष्ट्र लेवल के ऊपर एक नया चेहरा बन सकते हैं। जैसे कि अंजुम रिजवी करके एक सर है, मैंने उनका सुना हो, एक अल्तमस सर हमारे कांटेक्ट में, इसलिए उनका सुना हो। अल्तमस सर तो अभी प्रोफेशनली बाहर लॉन्च नहीं किया अपने आप को, लेकिन जो दूसरे देखकर टीचर्स में देखता हूँ कि वो टीईटी की सीईटी के अलग अलग सेशंस लेते हैं, उन दो लोगों को ही पूरे महाराष्ट्र में घूमना पड़ता है। शायद अल्तमस सर को जानते हैं कि अंजुम रिजवी करके एक सर है, वो मुझे कभी कभी दिखते हैं, और उसके अलावा दिखते नहीं लोग हमको। तो ये इस तरीके के नहीं मिलते, और आबादी बहुत ज्यादा है, डीएड कॉलेजेस बीएड कॉलेजेस बहुत है। डीएड कॉलेजेस के अंदर ही चीजें होनी चाहिए। सेट की तैयारी, टीईटी की तैयारी या सीटी की तैयारी जो है वो फर्स्ट ईयर से हो जाए तो बेहतर है। डीएड के बाद ही की हो, बीएड के बाद ही की हो, ये भी चीजें हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड अपनी वापस निकल सकती है। डिफेंस के अंदर अगर किसी को करियर बनाना है, डिफेंस के बहुत सारे ऑप्शन है। कैन आई ऐड समथिंग? जी जी सर एक्चुअली इसको हमको बाइफरकेट करना होगा। दैट बेसिक कोर्स हमारा है, अभी हम बेसिक कोर्स ले रहे हैं, वो 2 दिन 2 घंटा लेंगे। फिर उसके बाद एडवांस कोर्स में आप एनरोल करिए, एंड हु वांट्स टू गो इनटू माय एडवांस कोर्स, वो लोग इसमें एनरोल करेंगे, एंड उसका प्राइस ज्यादा है। बेसिक कोर्स का इतना है, एंड वो 1 हफ्ते चलेगा, रात को 1 घंटा। ऐसे करके वी विल हैव टू प्लान आउट बहुत क्रिस्प तरीके से कि हम फाइनली बच्चे को फाइनली पहुंचा दें जहाँ पे उसको पहुंचना है। एंड एक्सपर्टीज तो ऑफ कोर्स स्पेशलाइज तो एक ही चीज में हम हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। जी 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 बिल्कुल। बट हाउ सर वाज आस्किंग, अल्तमश सर इज आस्किंग ना, कि उनके पास बहुत वास्ट है, तो दैट वी कैन हैव एज अ बेसिक कोर्स की सब चीज की हमने थोड़ी थोड़ी छवि दे दिया उनको। एंड देन इफ यू वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, देन यू विल हैव टू एनरोल फॉर माय नेक्स्ट कोर्स व्हिच इज द एडवांस कोर्स। ऐसे हमको प्लान आउट करना होगा। जी जी बिल्कुल। इसीलिए तो अपन ने हम लोग जी अभी तक जो है स्पेशलाइजेशन की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है, बेसिक चीज तो सबको आनी चाहिए। करियर काउंसलिंग का बेसिक रूल क्या है, आफ्टर बेसिक 10th एंड प्रोसीजर 12th क्या वाला होता बेसिक, है, असेसमेंट क्या दैट होता हाँ है, या आपका डिफरेंट थेरीज क्या क्या होती है, डिफरेंट फील्ड्स जो मेजरली प्रेफर्ड कोर्सेज होते हैं उनके ताल्लुक से सारी चीजें तो हमने पढ़ी है और ये आनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपको सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर भी बनना है, तो पहले आपके पास में एक डिग्री होना चाहिए। कौन सी डिग्री होना चाहिए? एमबीबीएस। एमबीबीएस आपके पास में होना चाहिए। लेकिन एमबीबीएस भी आप बोलेंगे तो एमबीबीएस भी जैसा कि नॉर्मल कोई कोर्स नहीं है, वो भी अगर अपने आप में देखा जाए तो एक स्पेशलिटी कोर्स है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी उसको क्या कहा जाता है कि जनरलाइज कोर्स है। एमबीबीएस अलग की जो पढ़ाई है वो भी अपने आप में एक सुपर स्पेशलिटी के बराबर है। फिर भी उसको कहा जाता है मेडिसिन की दुनिया के अंदर एक जनरलाइज फील्ड है। एमबीबीएस मतलब आपको बेसिक सर्दी बुखाम जुकाम ये तो आना ही चाहिए। और उसके बाद में आपको अगर एमएस करना है, एमडी करना है, या फिर जो भी चीजें आपको करना है वो बात की बात है। तो सिमिलरली एज अ करियर काउंसलर आपके पास में जो भी बच्चा आता है, तो आप उसको इनिशियल लेवल के ऊपर तो आप उसको कैटर करे ही करे। आप उसकी जो भी नीड है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उस प्रॉब्लम में उसको एज अ आप उसका रहनुमा बनकर उसकी रहनुमाई बिल्कुल करें। आप अब एक फील्ड आप ऐसी बताइए कि जिसमें मैं सुपर स्पेशल हूं। मतलब एक फील्ड में तो आप ऐसे बन जाएंगे आपके जैसा दूसरा कोई नहीं, या बहुत रेयर लोग हैं। अगर आपको उंगलियों पे नाम गिनना शुरू करे तो आपको बता दे लोग। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कि करियर काउंसलिंग की जो पीपीटीज होती है, बहुत सी जगह पे अगर आप जाएंगे ना, मैं भी अगर बहुत सी जगह पे जाता था शुरू में, तो जो भी स्कूल में आप जाते हैं तो वहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि करियर काउंसलिंग करना बड़ा आसान काम है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि सर क्या आपकी पीपीटी मिलेंगी? आपने सुना होगा, अगर आप में से किसी ने सेशंस लिए होंगे तो आपने इस प्रॉब्लम को या इस तरीके के सवाल को ऑब्जर्व किया होगा। पहला सवाल वो पूछते हैं कि सर आपकी पीपीटी मिलेंगी क्या? हाँ, वो इसका मतलब क्या अट्रैक्शन है? सबसे बड़ा होता है। पीपीटी मिल जाए एंड बाद में देखेंगे भी नहीं वो, लेकिन दे हाँ, वांट द वो पीपीटी पीपीटी। ले लेते हैं। वो या पीपीटी ले लेते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग रहते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिसका बंदर वही नचाए, वो चीज होती है कि जिसने उसको बनाया है वो पीपीटी में उसने कितने पॉइंट डाला है, कितने पॉइंट उसने अपने आप में उसके ऊपर पीछे प्रिपरेशन किए, एक लाइन के पीछे कितना डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, ये उसी को पता है। तो पीपीटी मिल जाना या पीपीटी वायरल हो जाने से अगर लोग करियर काउंसलर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जिसने उसके अंदर डेप्थ में स्टडी किया हुआ है, डेप्थ में रिसर्च किया हुआ है, डेप्थ में उसके लिए बाकायदगी से एक जिस तरीके से वक्त सर्व करना होता है वो सर्व किया है, तो उसमें उसमें फर्क होता है। जैसे कि अगर मैं 4 मौलानाओं के बयानात सुन लूं तो मैं अपने आप को आलिम नहीं कह सकता हूँ। मुझे आलिम बनने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हो सकता है कि मेरा कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी दीन की बातें भी बोल दूं, बहुत सारे चीजों के ऊपर पर्टिकुलर रिसर्च करके तैयारी कर कर बता भी दूं, लेकिन मैं उससे आलिम दीन नहीं बन जाऊंगा। उसके लिए तो मुझे जो सनद है वो लेनी ही पड़ेगी। सिमिलरली उसी तरीके से ये जो सारी चीजें होती है कि भाई मेरे पास में पीपीटी आ जाएंगी या पीपीटी से मैं बोल दूंगा, डेफिनेटली। इसलिए आपको अगर कोई आपसे पीपीटी मांगता है या अगर आपसे कोई कंटेंट मांगता है तो बिंदास आप उसको दे दीजिए। मैं तो शुरू से लेके आखिर तक अगर मेरे पास जो भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट आप ले लीजिए। जितने भी टीचर्स ने मांगे, जितने भी स्कूल्स ने मांगे, वो सारे स्कूल्स को हम लोगों ने शेयर किया कि अगर कंटेंट ही सब कुछ होता अगर तो अच्छी बात है, आप लेके उसमें बन जाइए। इसीलिए आप देखेंगे अभी कि अब करियर काउंसलर की तादाद थोड़ी बढ़ रही है उसमें से भी, लेकिन वो कितने रियल करियर काउंसलर है, क्या करियर काउंसलर है, वो बात की बात है। अब वो अपने आप को किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, बच्चों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर वो बगैर किसी कोर्स किए अपने आप को वेल स्टेब्लिश करियर काउंसलर के ओहदे पर पहुंचा दिए तो बहुत बड़ी बात है। आपने उम्मी करके एक वर्ड सुना होगा या जीनियस करके एक वर्ड सुना होगा। जीनियस कौन होता है? जिसका कोई टीचर नहीं होता है, उसमें इनबिल्ट क्वालिटीज होती है। तो बहुत सारे लोग जीनियस भी होते हैं जिनमें ऑलरेडी बहुत सारी खुसूसियात होती है, कहीं से उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया होता है लेकिन फिर भी उनको पता होता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें जो है वो एक फील्ड के बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी होती है, बहुत से लोगों की पर्सनैलिटी एज अ काउंसलर होती है, तो वो सर लोगों को फिर आप सीखने की हमारा जरूरत भी नहीं एग्जाम ना पड़ती। बेसिक पे ले लें, बेसिक मास्टरी जो हम करे हैं, जी सब सारी चीज कवर करके एक बेसिक एग्जाम पहले ले लीजिए, एक्सपर्टीज का बाद में लेवल 2 पे देखेंगे। जी 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 जी। अभी आई थिंक एवरीवन शुड लाइक इस पे हम लोग एक अग्री करते हैं, सो दैट एवरीवन कैन गिव अपना एक बेसिक तो नॉलेज हो जाए, वो तो प्रूफ कर दे हम लोग। ठीक है ठीक है, मैं इंशाल्लाह पेपर बनाता हूँ और आपको फिर मैं एक दिन वक्त लेकर इंशाल्लाह हम लोग करते हैं। अभी मेरा एक सेशन जो आज का था वो जो छूट गया, इसकी वजह से मुझे लगा कोई लोग नहीं आ ज्वाइन हो रहे, तो इंशाल्लाह उसको कर लेते कल हैं हम लोग। कल जो भी ज्वाइन होना चाहे तो कल ले सकते हैं। कल मैं तो अवेलेबल हूँ, कोई इशू नहीं। कल हम लोग लेते हैं उसको। कुछ एनएलपी के कुछ सेशंस बाकी है, मैं चाह रहा हूँ कि एनएलपी नो खत्म आई हो एम जाए। नॉट अवेलेबल, मेरा उसके ऊपर अगर ट्यूसडे आई आप एम नॉट। चाहते हैं तो मेरे पास में पेरेंटिंग के ऊपर भी बहुत सारा कंटेंट है जो मैं बोलता हूँ, तो मैं उसको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। तो कुछ पेरेंटिंग के सेशंस में लेना चाहता हूँ ताकि आप भी उसको कुछ उस चीजों को समझ ले, और पेरेंटिंग अपने तौर पर पेरेंट्स को किस तरीके से गाइड करना है, पेरेंट्स को काउंसलर एज अ काउंसलिंग के प्रोसीजर में, करियर काउंसलिंग में पेरेंट का किस तरीके से रोल हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके ऊपर कुछ सेशंस मैंने अपने जहन में बनाए खाका। और मैं जब पेरेंटिंग के सेशंस लेता हूँ उसकी मैं पीपीटी वगैरह आपसे शेयर करूंगा, और वो भी सेशंस उसके ऊपर लेने का मेरा इरादा है। सर वो ताकि फिर रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हो क्या आप? उसकी वीडियो नहीं बनाते हो? लेंगे ना वो। अभी जो सेशन लूंगा उसके कर लूंगा ना, जो आपको लूंगा वो ओके है। सर। कुछ तो आप सेशन मेरे प्लान यूट्यूब कर पे लें, आप हम देखेंगे। प्लान करके शेयर कर दें कि क्या जी अभी क्या क्या बच गया है, एग्जाम्स कब, कौन सा असाइनमेंट वन कब है, डेडलाइन कब है सबमिट करने का, सो दैट जी विल लाइक लॉन्च मैं हो आपको जाएगा कि मैं आपको फिनिश कितने लेक्चर्स बाकी के उनके टॉपिक भी भेज देता हूँ। हम्म। और फिर जो अपना ये इसके डेट्स वगैरह भी अपने तौर पे मैं एक डिसाइड करके मैं आपको भेज देता हूँ, टेस्ट की डेट्स भी। सर वो ओके एग्जाम पैटर्न भी अगर लिखोगे तो बहुत बहुत शुक्रिया होगा, क्योंकि उसको लिखा नहीं हमने। So जी and जी let's ठीक keep है। it इट विल बी Saturday फिक्स Sunday फॉर only, जैसे कि एवरीवन ना आपने देन। प्लान था, because weekdays even I have other sessions to attend. इंशाल्लाह। मैंने लिखा सर वो एग्जाम का पैटर्न आप जो बोल रहे थे, मैंने अभी पॉइंट पॉइंट लिखा है। मैंने मैं एक फोटो उसकी अपने ग्रुप में डाला। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। ठीक है। ओके। सर इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या बोल रहे थे आपके? हाउ टू टेक एडमिशन, व्हाट विल बी द करियर ऑप्शन ऑन इंटरनेशनल लेवल? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्रोसेस होते हैं जैसे कि LOR, SOP, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ओके, स्टेटमेंट ऑफ तो पर्पस। जस्ट यही कि यूनिवर्सिटी कौन से अप्लाई करना है, एडमिशन, ये वो सब रहता है ना? जी जी जी, वो कौन सी यूनिवर्सिटी अप्लाई करना होता है ये तो पर्टिकुलर कोर्स पे डिपेंड करता है। ओके। पर्टिकुलर कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि फॉरेन में क्या होता है कि फॉरेन में अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग
स्टैंडर्ड होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती है बिजनेस के लिए मशहूर होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती है वो अपना मेडिसिन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए मशहूर होती है। इस तरह का, तो आपको कहाँ पर जाना है, किस कंट्री में जाना है, और कुछ कुछ कंट्रीज भी मशहूर होती है पर्टिकुलर चीजों के लिए। ओके सर। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर ग्रुप में डिस्कशन कोई भी एक वीकडेज अगर हम रख सकते हैं तो वीकडेज में सेशन लेके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कल कल तो वीकडेज ही है इंशाल्लाह, नहीं वीकडेज भी लेंगे इंशाल्लाह, हम खत्म करेंगे इस दिन। ओके सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम।